नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। तो यदि आप शेयर बाज़ार में इन्वेस्ट करते हैं या करना चाहते हैं तो आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि IPO क्या होता है, इसे क्यों कंपनियां लॉन्च करती हैं और ये कैसे काम करता है। एक्चुअली हमारे इस चैनल का मुख्य उद्देश्य जो है वो आपको ये बताना है कि शेयर बाज़ार में कैसे काम होता है और शेयर बाज़ार से संबंधित वो सारी जानकारियाँ एक एक करके वीडियो के माध्यम से आपको इस चैनल पे मिलती जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले एक बात कहना चाहूँगा, यदि आप इस तरह की जानकारियाँ रखना पसंद करते हैं या चाहते हैं कि ऐसी जानकारियाँ आपको मिलती रहे तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम जिन मुद्दों पे बात करेंगे, IPO क्या है और ये कैसे काम करता है। इसमें फर्स्ट जो होता है, इसमें हमने ऐसे मोटे मोटे 15 के पॉइंट नोट किए हैं जिन 15 पॉइंट के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है IPO के बारे में। तो हम उन्हीं 15 पॉइंट्स के ऊपर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला होता है ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस यानी कि DRHP। मतलब जब भी कोई कंपनी IPO लॉन्च करती है तो वो एक उसका ड्राफ्ट तैयार करती है। उस ड्राफ्ट मतलब समझ लीजिए एक डॉक्यूमेंट तैयार करती है पूरा, और उस डॉक्यूमेंट में कंपनी पूरा अपना डिटेल बताती है कि कंपनी का अभी तक का परफॉर्मेंस कैसा रहा है और कंपनी इस IPO से जो पैसे उसे मिलेंगे वो कहाँ इन्वेस्ट करेगी। मतलब ये कहें कि IPO लाने से पहले कंपनी एक ऐसा कागज़ या डॉक्यूमेंट तैयार करती है जिसमें वो अपना पूरा कच्चा चिट्ठा पब्लिक के सामने रखती है और ये डॉक्यूमेंट सेबी के पास जमा करने पड़ते हैं, तभी उसे अनुमति मिलती है सेबी के द्वारा IPO लॉन्च करने की। तो ये पहला पॉइंट है, ये हमको लगता है आप लोग इसको समझ चुके होंगे। अब दूसरे पॉइंट पे बात करते हैं बिड लॉट। बिड लॉट का मतलब ये होता है कि IPO में आप एक दो शेयर नहीं खरीद सकते, उसमें लॉट एक होता है। कंपनी निर्धारित करती है कि एक लॉट में कितने शेयर होंगे। आमतौर पे एक लॉट की कीमत लगभग 15,000 के आसपास की कंपनियां रखती हैं। मतलब आप एक दो शेयर नहीं खरीद सकते। अब एक लॉट में चाहे 10 शेयर हो, चाहे 5 शेयर हो, चाहे 15 शेयर हो, उतना मिनिमम आपको खरीदना ही पड़ेगा, तभी आप IPO में शेयर खरीद सकते हैं। तो ये दूसरा पॉइंट आप लोगों ने समझ लिया। अब तीसरा पॉइंट आता है फिक्स प्राइस बुक बिल्डिंग। तो अब फिक्स प्राइस क्या होता है? फिक्स प्राइस होता है वो प्राइस जिसमें कंपनी IPO लाने से पहले ही अपने शेयरों की कीमत तय कर देती है। यानी कि एक शेयर में यदि एक लॉट में यदि 5 शेयर हैं तो उसकी कीमत फिक्स रहेगी। तो इसको कहते हैं फिक्स प्राइस। लेकिन वहीं बुक बिल्डिंग में क्या होता है कि शेयरों की डिमांड के अनुसार कंपनी शेयरों के दाम बढ़ाती जाती है। यानी कि लॉट में जितने शेयर होंगे तो एक लॉट आपको लेना है मिनिमम, तो लॉट के दाम बढ़ते जाते हैं। तो कंपनी जैसे जैसे शेयर की डिमांड बढ़ती जाती है अपने शेयरों की प्राइस बढ़ाते जाती है। इसी को कहते हैं बुक बिल्डिंग। आमतौर पे जो IPO के माध्यम से शेयर बिकते हैं वो ज़्यादातर बुक बिल्डिंग के ही अनुसार बिकते हैं। अब चौथा नंबर में है फ्लोर प्राइस कट ऑफ प्राइस। जब भी कोई कंपनी IPO लाती है तो वह अपने शेयरों की कीमतों की एक रेंज सेट करती है। जैसे मान लीजिए कि कोई कंपनी है, अपने शेयरों की प्राइस बैंड जो है 100 से 105 रुपए के बीच में सेट करती है। तो आप जिस कीमत पर शेयर खरीदना चाहते हैं उस कीमत पर बिड लगा सकते हैं, यानी कि बोली लगा सकते हैं। तो इसका जो 100 से 105 है तो ये 100 रुपया जो है इसको बोलते हैं फ्लोर प्राइस और 105 रुपया को बोलते हैं कट ऑफ प्राइस। अब 5वें नंबर पे आता है इशू साइज। अब इशू साइज क्या है, इसको एक उदाहरण से मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी अपने 1 करोड़ शेयर बेच रही है और उसका प्राइस बैंड उसने रखा है 100 से लेके 105 रुपए के बीच में। तो ये कंपनी जैसे एक करोड़ शेयर इंटू 105 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 105 करोड़ जो है, यानी कि ये कंपनी का ये इशू साइज है।
यानी कि ये कहा जाएगा कि कंपनी 105 करोड़ रुपए का आईपीओ लेकर आई थी। तो मुझे उम्मीद है जो भी मैं बता रहा हूँ आप लोग उसे अच्छे से समझ पा रहे हैं। तो नेक्स्ट अब आते हैं ऑफर फॉर सेल OFS, 6 नंबर में है। अब OFS क्या है, ऑफर फॉर सेल? जैसे समझ लीजिए कोई कंपनी जब आईपीओ लाती है तो वो अपने मौजूदा शेयरों को ही बेचती है, तो उससे जो पैसे मिलते हैं उसे वो कंपनी के डेवलपमेंट में खर्च होते हैं या कंपनी के पास वो पैसे आते हैं। अब उसका कंपनी जो करे अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए एक और तरीका है शेयर बेचने का या आईपीओ लाने का। दूसरा तरीका ये है कि बहुत बार ऐसा होता है कि कंपनी के जो प्रमोटर होते हैं वो अपने शेयर बेचते हैं। तो जब वो अपने शेयर बेचते हैं तो उस शेयर मतलब वो आईपीओ के जरिए वो भी अपने शेयर बेच सकते हैं। तो जब वो अपने शेयर बेचते हैं तो उसके पैसे कंपनी के पास नहीं आते हैं, वो उन प्रमोटर्स के पास जाते हैं, तो उसे ही ऑफर फॉर सेल कहते हैं। अब नेक्स्ट है 7 नंबर पॉइंट, ओवर सब्सक्राइब ऑब्लिक अंडर सब्सक्राइब। अब जैसे कि समझ लीजिए कि कोई कंपनी आईपीओ के जरिए जितने शेयर लाई है बेचने के लिए तो उससे कम की बोली लगी है, यानी कि सीधा सीधा कह लीजिए कि लोग इंटरेस्टेड नहीं है उस कंपनी के शेयर या आईपीओ में इन्वेस्ट करने के लिए, तो उसको कहा जाता है अंडर सब्सक्राइब। और यदि जितने शेयर कंपनी लाई है उससे ज़्यादा की बोली लगी है, यानी कि ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड हैं उस कंपनी के शेयर को खरीदने के लिए, तो उसको कहते हैं ओवर सब्सक्राइब। अब 8 नंबर पे आता है शेयर अलॉटमेंट। ध्यान से देखिए दोस्तों क्योंकि ये बहुत काम की चीज़ है। अब जैसे आईपीओ कंपनी लाती है तो उसके लिए बिड लगती है, यानी कि बोली लगती है। तो बोली जब लगती है तो उसके बाद शेयर का अलॉटमेंट होता है। कंपनी तय करती है कि किसको कितने शेयर दिए जाएं। जैसे किसी ने 5 लॉट के लिए बोली लगाई, किसी ने 1 के लिए लगाई, किसी ने 10 के लिए लगाई। तो यदि शेयर ओवर सब्सक्राइब हो गए, मतलब कि ज़्यादा डिमांड है, ज़्यादा लोगों ने बोली लगाई, यानी कि 1 लॉट के लिए मान लीजिए कि 50 लोगों ने बोली लगाई, तो उस स्थिति में अलॉटमेंट होने का चांसेस मतलब 50 में 1 आदमी को है, यानी कि डिमांड ज़्यादा है माल कम है, तो ये उस हिसाब से शेयर का अलॉटमेंट होता है। तो उस स्थिति में ये कहा जा सकता है कि 1 लॉट के लिए 50 लोगों ने बोली लगाई, लेकिन शेयर वो लॉट जो है किसी एक को मिलेगा और बाकी 49 जो आदमी हैं उनके पैसे रिफंड हो जाते हैं। अब 9 नंबर में है डीमेट ट्रांसफ़र। डीमेट ट्रांसफ़र क्या होता है कि जब आपको शेयर अलॉट हो जाते हैं, यानी कि आईपीओ से जो भी आपने बोली लगाई थी वो आपको अलॉट हो जाते हैं, तो वो शेयर जो है आपका जो भी डीमेट अकाउंट होगा उस डीमेट अकाउंट में ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र हो जाते हैं। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ता है, ये ऑटोमेटिक हो जाते हैं। अब 10वें नंबर पे है एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट, ASBA। अब ये क्या होता है ये हम अभी आपको बता ही देते हैं। देखिए पहले जब हम शेयर आईपीओ के जरिए शेयर खरीदते थे तो क्या होता था कि हमारे बैंक से उतने पैसे हाथों हाथ कट जाते थे, और वो पैसे हमारे बैंक से तो कट ही जाते थे, लेकिन यदि हमको शेयर नहीं मिला ओवर सब्सक्राइब होने की वजह से, यानी कि डिमांड ज़्यादा होने की वजह से हमको यदि शेयर अलॉट नहीं हो पाता था तो वो पैसे हमारे अकाउंट में 1-2 दिन के बाद वापस रिफंड हो जाते थे। तो अब भी सेबी ने नया नियम कर दिया है कि हम यदि बोली लगाते हैं कोई आईपीओ के लिए और मान लीजिए कि हमको वो नहीं मिला, डिमांड ज़्यादा है हमको नहीं मिला, तो उस स्थिति में अभी क्या होता है कि वो पैसे हमारे अकाउंट से नहीं कटते हैं, वो पैसे उतने पैसे हमारे अकाउंट में ही रहते हैं, लेकिन वो पैसे ब्लॉक हो जाते हैं, उन पैसों का हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। और यदि हमको लॉट मिल गया, शेयर मिल गया, तब तो वो पैसे हमारे अकाउंट से कट जाते हैं। यदि नहीं मिला तो वो पैसे था तो हमारे अकाउंट में ही, वापस से वो पैसे अनब्लॉक हो जाते हैं, यानी कि उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसी को बोलते हैं एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। अब 11 नंबर पे है लिस्टिंग डेट। देखिए ये तो आपको पता ही होगा कि कंपनी शेयर बाजार में आने से पहले आईपीओ लॉन्च करती है। तो आईपीओ लॉन्च करने के बाद जब शेयरों का अलॉटमेंट हो जाता है लोगों को जिसने भी खरीदा है, उसके बाद कंपनी बाकायदा शेयर बाजार में लिस्ट होती है। तो जिस दिन लिस्ट होती है उसी डेट को लिस्टिंग डेट कहते हैं।
अब इसमें भी दो बात है। अब इसमें एक बात है कि मान लीजिए आपने 100 रुपये के हिसाब से एक शेयर खरीदा, लेकिन लिस्टिंग के दिन कंपनी के शेयर की प्राइस जो है 95 रुपये हो गई, तो इसे डिस्काउंट लिस्टिंग कहते हैं। यानी कि आपने तो 100 में खरीदा, लेकिन उसका वैल्यू जो है लिस्टिंग के डेट शेयर की वैल्यू 95 रुपये हो गई, तो इसे डिस्काउंट लिस्टिंग कहते हैं। लेकिन यदि 100 रुपया में आपने शेयर खरीदा और उस शेयर का भाव 105 रुपया हो गया, तो उसे प्रीमियम लिस्टिंग कहते हैं। अब 12 नंबर पे है नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, NII। IPO के तहत जो भी शेयर जारी होता है उसकी अलग अलग कैटेगरी होती है, यानी कि कोटा सिस्टम होता है कि किसको कितना शेयर या कौन कितना रुपया तक इसमें लगा सकता है। ऐसा नहीं कि हम जाएं इंडिविजुअल और 10-20 लाख 50 लाख का IPO के थ्रू शेयर खरीद लें, ऐसा नहीं होता है। एक लिमिट होती है, उसके लिए एक कैपिंग होती है कि कितना हम खरीद सकते हैं। तो इसको हिंदी में बोलते हैं गैर संस्थागत निवेशक, यानी कि NII, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। इसमें भारत के लोगों का समूह, NRI, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कंपनियां, कॉरपोरेट बॉडी, ट्रस्ट, साइंस इंस्टीट्यूशन और सोसाइटी आदि आते हैं। अगर कोई निवेशक, अब देखिए, अगर कोई निवेशक 2 लाख रुपए से अधिक निवेश करना चाहता है तो वह NII की कैटेगरी में आएगा। मतलब इसमें 2 लाख से अधिक का कोई निवेशक करना चाहता है तो वो NII की कैटेगरी में आएगा। अब आइए 13 नंबर पे है रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स। इसके तहत भारत के नागरिक, NRI और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली आती है। अब देखिए, इसमें नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स में थोड़ा सा फर्क है। जैसे इसमें भी NRI है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, लेकिन नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो है 2 लाख से अधिक का निवेश कर सकते हैं, लेकिन रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर 2 लाख इनकी हाईएस्ट लिमिट है। मतलब 2 लाख से ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, 2 लाख से कम ही इनको करना पड़ेगा। मतलब इनकी अधिकतम सीमा 2 लाख है रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स की। अब 14 नंबर पे है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। ये क्या होते हैं? इस कैटेगरी के तहत म्यूचुअल फंड कंपनियां, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक और बैंक इत्यादि आते हैं। इस कैटेगरी में एक बार निवेश करने के बाद शेयर के अलॉटमेंट तक वो अपनी बोली कैंसिल नहीं कर सकता, यानी कि अपना बिड कैंसिल नहीं कर सकता। अब किसी भी IPO में ये जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स होते हैं, किसी भी IPO में सबसे ज़्यादा निवेश इन्हीं का होता है और इनकी कोई लिमिट नहीं होती है, ये जितना भी चाहें खरीद सकते हैं। और लास्ट है एंकर इन्वेस्टर। एंकर इन्वेस्टर क्या होते हैं? एंकर निवेशक एक तरह से क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स की ही एक कैटेगरी है, लेकिन ये किसी भी IPO में 10 करोड़ या उससे अधिक की बोली ही लगाते हैं। मतलब इनका मिनिमम जो क्राइटेरिया है 10 करोड़ है, और इनके बोली लगाने का समय जो है सबके लिए तो जिस दिन IPO खुलेगा उस दिन है, लेकिन इनके लिए IPO खुलने से एक दिन पहले होता है। तो मित्रों, कैसी लगी वीडियो? उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी ज्ञानवर्धक लगी हो। अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर बताएं, और इस तरह की जानकारियाँ पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए फिर मिलते हैं इसी तरह के किसी इन्फॉर्मेशनल वीडियो के साथ।